हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम पाठ योजना तैयार करेंगे और वो भी भूगोल विषय की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक डाल लेना है। उसके पश्चात में आपको विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। ये सारे लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, अगर आपको भूगोल से संबंधित और भी पाठ योजनाओं की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको भूगोल से संबंधित और भी पाठ योजना मिल जाएंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो पाठ योजना है वो बहुत सारी वहीं पे पड़ी हुई है। इसके पश्चात में आपको देखिए लेसन प्लान के बारे में बताता हूँ फिर से मैं। ये विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम भर लीजिए आप। कक्षा लिख लीजिए जिस कक्षा, क्योंकि आज अपन कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो कक्षा 8 आ जाएगी। और विषय आज का अपना भूगोल और प्रकरण चल रहा है आज का अपना भूकंप। तो भूकंप प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो ये सारी खाना पूर्ति आप कर लीजिए, समय वगैरह। इसके पश्चात आपकी जो अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए और शिक्षण के उद्देश्य के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। कहने का मतलब कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चे को जब शिक्षण करवाया जाता है तो तब उसके शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब या कोई भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे में क्या परिवर्तन आएगा या बच्चे में आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वही आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला एक क्रम संख्या, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, ये जान लीजिए। अगर बच्चे में आपको ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखते हैं तो समझ लीजिए कि उसने ज्ञानात्मक शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो है छात्र भूकंप संप्रत्यय का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र भूकंप संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा आता है अवबोध। अवबोध में लिखेंगे आप छात्र भूकंप की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र भूकंप संप्रत्यय या भूकंप को समझ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य है वो है कौशल। तो कौशल के अंदर आप लिखेंगे छात्र भूकंप से संबंधित नवीन विचारों का सर्जन कर सकेंगे, छात्र भूकंप से संबंधित चार्ट या मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कौशल का शिक्षण उद्देश्य। 5वां आता है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखेंगे छात्र भूकंप संप्रत्यय पर विचार विमर्श कर सकेंगे, छात्र भूकंप के विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 6वां आता है अभिवृत्ति। तो छात्र भूकंप के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र भूकंप विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके पश्चात में आपके हो जाएंगे 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप वो है शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण कराया जाता है तो उस वक्त जो जो सामग्री उसकी सहायता करती है, जैसे चौक, डस्टक, संकेतक, चार्ट, मॉडल, तो वो सारी शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो हो जाएंगे आपके शिक्षण सामग्री। इसके पश्चात आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम विद्यार्थी भूकंप के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, या पूर्व ज्ञान हो जाएगा वो। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है और ये किसके द्वारा पूछा जाता है। जो प्रस्तावना प्रश्न है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि कहने का मतलब जिस प्रकार से मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका हृदय व उसका मस्तिष्क होता है, उसी तरह पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना प्रश्न होता है। क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी बन के आएगी। कहने का मतलब जितना प्रभावपूर्ण आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण होगी। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना ले। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्ययन क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा आपदा का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो बच्चे उत्तर संकट या विपत्ति। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताए। तो बच्चे उत्तर दे देंगे बाढ़, सूखा या सुनामी। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक सतह हिलने लग जाती है तो क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे भूकंप कहते हैं। छात्र ने 4था प्रश्न पूछा भूकंप के बारे में आप क्या जानते हो। बच्चे इस प्रश्न का नहीं उत्तर दे पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों, आज हम भूकंप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। एक बात जान लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपको कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आ गया आपका प्रस्तुतिकरण। क्योंकि प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापिका द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसी के बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि और 5वां हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बना ले। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो आपका वो है भूकंप। तो भूकंप के विषय में आप लिखेंगे जब पृथ्वी की सतह पर अचानक हिलने या कांपने लग जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के अंदर अचानक हिलचलों के कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप के कारण अचानक तरंगे हलचल वाले केंद्रों के चारों ओर चलती है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंगे जिसे पी तरंगे भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगे जिसे एस तरंगे कहते हैं,
तीसरी सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण। तो आप प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी, आपकी व्याख्या विधि और श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो मैंने महत्वपूर्ण बातें लिखा है प्रस्तुतिकरण में से, उसमें से आपको महत्वपूर्ण बातें लिख लेनी है। इसके पश्चात आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में जान लीजिए कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाते समय इधर उधर भंग नहीं हो, कहने का मतलब इधर उधर भटके नहीं, इसलिए बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बोध प्रश्न लिख लेना ही है। इसके पश्चात में आपका जो नेक्स्ट पेज पे इसी तरह से आपको फिर से 5 कॉलम बना लेना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। ये कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा वो लिख लीजिए आप, भूकंप की उत्पत्ति के कारण। ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के प्रति छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, वो प्रस्तुतिकरण लिखेंगे आप। भूकंप उत्पत्ति के निम्न कारण है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार, पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार से भूकंप अवश्य आते हैं। द्वितीय, भूकंप में संतुलन, विभिन्न परतें अपने अन्य पदार्थ अपने जिसमें से विभिन्न क्षेत्रों पर भार गढ़ता बढ़ता जाता है जिससे भूगर्भ परतें कंपन होने से भूगर्भ आते हैं। थर्ड है भूपटल में सिकुड़न, ताप की कमी के कारण भी ऊपरी पपड़ी सिकुड़ने लगती है। चौथा है प्लेट विवर्तनिका जो कि महाद्वीप या महासागर में दिखाई देती है। इसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी ली, आपकी व्याख्या विधि और जो उसकी महत्वपूर्ण बातें उसको आप श्यामपट्ट में नोट कर लीजिएगा। और जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न आपने लिख लीजिए। मैंने पहले बता दिया कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं, बोध प्रश्न के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट पेज पे फिर से वही से 5 कॉलम बना लेने हैं। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है भूकंप से लाभ एवं हानि। तो भूकंप से लाभ एवं हानि के बारे में लिखेंगे। तो छात्र अध्यापक क्रिया में लिखिए आप भूकंप की सर्वप्रथम हानि लिखते हैं। हानि में लिखिए भूकंप से सड़कें, रेल पटरी, पुल, बिजली खंभे, पेड़ पौधे, मकान नष्ट हो जाते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन तेजी से होता है और गहरे समुद्री भागों पर भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाए जिससे जलधन की हानि हो जाती है। तो ये हो जाएंगी भूकंप की हानियाँ। इसके पश्चात आप लाभ लिखेंगे भूकंप के। भूकंपी तरंगों पृथ्वी के आर पार जाती है जिससे हमें पृथ्वी की जानकारी मिलती है। भूकंप के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में खनिज पदार्थ धरातल में आ जाती है। भूकंप से व्यापार में भी लाभ होता है। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि कौन चली, आपकी व्याख्या विधि चली रही है। और जो श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको इसके अंदर मैंने प्रस्तुतिकरण में से मेन बातें आप लिख लीजिएगा। और बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न आपका लिख लीजिए। यहीं पे आपकी जो पाठ्य योजना है वहीं पे समाप्त होती है। इसके पश्चात आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और ये इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ या जो शिक्षण बच्चों को करवाया है वो शिक्षण बच्चों ने कितना हद तक सीखा है, किस हद तक उन्होंने जानकारी प्राप्त की, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। कहने का मतलब है एक प्रकार से फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, बहुविकल्पात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार सत्य असत्य वाले, रिक्त स्थान वाले, मिलान चिन्ह वाले, तो किसी भी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने बनाए उसी प्रकार से आप ये प्रश्न को बना लीजिए। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आपका गृह कार्य। तो गृह कार्य हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए गृह कार्य। आप बच्चों को जो मैंने गृह कार्य दिया उसी प्रकार से आप भी बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। ये क्योंकि जो गृह कार्य है वो आप बच्चों को उस आधार पर दीजिए। कहने का मतलब है कठिनाई के आधार पर, जिस कठिनाई किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस कठिनाई के आधार पर आप बच्चों को पाठ का गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो घर पे जाके अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।